सबमरीन्स में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि ये मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन्स बिजली के लिए डीजल का नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करती है, जिसका फायदा ये है कि ऐसी सबमरीन से कई महीनों तक समुद्र के अंदर ही रह सकती है, जबकि दूसरी तरफ कन्वेंशनल टाइप सबमरीन्स बिजली के लिए डीजल बैटरी का इस्तेमाल करती है और इन्हें बैटरी इसको रिचार्ज करने के लिए पानी के सरफेस पर शिप को आना ही पड़ता है। ऐसे में दुश्मन देश के सबमरीन सर्च एयरक्राफ्ट या फिर वॉरशिप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों, सबमरीन के मूवमेंट या फिर आवाजें किसी तक ना पहुंचे इसके लिए सबमरीन के इंजन कई शॉक जोर से लगाए जाते हैं। वहीं अपने टारगेट को ट्रैक करने के लिए सबमरीन एक्टिव और पैसिव सोनार का इस्तेमाल भी करती है। एक्टिव सोनार में साउंड वेव्स छोड़ी जाती है जो पानी से होते हुए टारगेट को हिट करती है और इसी से सबमरीन को टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ वो पैसिव सोनार में टारगेट से आने वाली साउंड को ही कैप्चर किया जाता है, जैसे प्रोपेलर, इंजन या फिर पंप की आवाज मिलने से भी टारगेट का पता लगाया जाता है। वैसे दोस्तों, ये सबमरीन्स बाहर से देखने में जितनी भी बड़ी या फिर विशालकाय दिखे, लेकिन इसके अंदर सैनिकों को उतना ही कम स्पेस मिलता है। जैसे आप इस सबमरीन के अंदर जाएंगे तो आपको हर तरफ ये बड़े बड़े पाइप्स, बटन्स, डायल्स या फिर पिंजरे नजर आएंगे जिनका अपना अलग अलग काम है। सबमरीन के अंदर बहुत कम जगह पर ही बहुत कुछ होता है, जैसे इसके अंदर कंट्रोल रूम, इंजन, टॉर्पीडो ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रूम, क्रू क्वार्टर्स और मैसेज सब होता है। लेकिन दोस्तों, हर तरफ कोई ना कोई मशीन या फिर मशीनरी पार्ट से देखी जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सबमरीन्स को चलने के लिए भी काफी कम स्पेस ही मिल पाता है। और अगर किसी सबमरीन की हाइट से 6 फीट से ज्यादा हो तो उसे तो झुक कर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बता दो कि कंट्रोल रूम सबमरीन का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। यहीं से पूरी सबमरीन को कंट्रोल किया जाता है। सबमरीन को डाइवर्ट कराने से पहले एयर और वाटर दोनों ही तरह के प्रेशर को चेक किया जाता है और इसके बाद ही इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अब वैक्यूम क्रिएट हुआ है या नहीं, इसके लिए क्रू मेंबर्स अलग अलग जगह जाकर आवाजें सुनते हैं और ये जानने की कोशिश करते कि कहीं से हवा तो अंदर नहीं आ रही। अगर आवाजें ना आए तो इसका मतलब होता है कि वैक्यूम क्रिएट हो चुका है और ये सबमरीन अब समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, चलिए अब जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि ये सबमरीन पानी के अंदर और ऊपर आती जाती कैसे है। तो दोस्तों, सबमरीन के काम करने में फिजिक्स के कई प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोन्सी। जैसे किसी देश की सबमरीन समुद्र की कितनी गहराई तक जा सकती है, ये किसी भी देश की नेवी नहीं बताती, लेकिन ऑन एवरेज एक अच्छी सबमरीन समुद्र के 800 फीट नीचे तक डाइव कर सकती है। अब दोस्तों, इस सबमरीन के डाइव करने के लिए 3 टैंक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो नंबर 1 रियर ट्रीम टैंक, नंबर 2 मेन बैलेस्ट टैंक, नंबर 3 फॉरवर्ड ट्रीम टैंक। जब सबमरीन को ड्राइव करना होता है तो इसके बीच वाले मेन बैलेस्ट टैंक में पंप की मदद से पानी भर दिया जाता है। ऐसा करने से सबमरीन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है, जिससे यह सबमरीन पानी के ऊपर ही तैरने के बजाय पानी की गहराई में चली जाती है। बाकी के दोनों टाइम सबमरीन को बैलेंस करने का काम करती है। अब अगर सबमरीन को पानी में और नीचे जाना है तो आगे वाले फॉरवर्ड ट्रीम टैंक में पानी भरा जाता है और पीछे वाले रेल ट्रीम टैंक को खाली किया जाता है। इससे सबमरीन का आगे वाला हिस्सा भारी हो जाता है और सबमरीन में पानी के अंदर चली जाती है। वहीं ड्राइविंग प्लेन्स भी मदद करते हैं इन सबमरीन्स को पानी के ऊपर या फिर नीचे ले जाने में। वहीं पीछे के